और बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां एकंबा गांव में ठनका गिरने से 3 लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के अनुसार सभी लोग खेत में काम करने के लिए गए थे और तभी बारिश होने लगी। खुद को बचाने के लिए लोगों ने पेड़ के नीचे शरण ली और उसी समय सभी लोग ठनका की चपेट में आ गए, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से झुलस गया है। हालांकि चौथे व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची प्रशासन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और जांच में भी जुटी हुई है। बिजली से जोगिया मारण पंचायत के एकंबा गांव है, वहां से 4 लोग आकाशीय बिजली से प्रभावित हुए, जिसमें 3 लोगों की स्पॉट कैजुअलिटी हो गई, डेथ हो गई। एक व्यक्ति आंशिक रूप से उलझा, जिसे यहाँ से झुलसा हुआ, जिन्हें अभी यहाँ से रेफर किया जा रहा है। सर, जो मृत हुए हैं उसके लिए क्या व्यवस्था सरकार की? जो मृत व्यक्ति हैं उनको 4 लाख रुपया, एक मृतक को जो सरकार से मुआवजा मिलेगा। इसमें 3 आदमी हमारे यहाँ डेथ लाए गए हैं और उसके कारण और एक आदमी का इलाज चल रहा है। इसी का कारण के परिजन लोग कर रहे हैं। तो सर 3 है या 4 है? 3 है, एक है जो इलाज हो रहा है, इलाज का मतलब 4 है। 3 हुआ, लेकिन 3 डेथ है। 3 डेथ है। तीनों किस गांव के हैं सर? एकम्बा का एक है, 2 और एक है जो गोविंदपुर झारखंड का है। और अब खबर भागलपुर से। भागलपुर में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। बंगाल और बिहार एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। कहलगांव अमडंडा थाने से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर मौत का सामान तैयार किया जा रहा था। बताते हैं आपको कि चांदपुर गांव से बिहार और बंगाल की एसटीएफ ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित और निर्मित बैरल के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एसटीएफ ने हथियार बनाने में इस्तेमाल मशीन और अन्य सामग्री को भी बरामद किया है। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन एसएसपी आनंद कुमार ने इस बात से इनकार किया है। के अमडंडा थाना अंतर्गत चांदपुर गांव है, वहां पर हुई है। इसमें भागलपुर पुलिस ने कलकत्ता एसटीएफ और बिहार एसटीएफ के सहयोग से एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है और उसमें 15 अर्धनिर्मित पिस्टल की बरामदगी हुई है, 10 निर्मित बैरल की बरामदगी हुई है और एक बड़े लेथ मशीन, एक ड्रिलिंग मशीन और एक मिलिंग मशीन सहित कुल 22 छोटे बड़े उपकरणों की बरामदगी की गई है और 5 व्यक्तियों को इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया है। और अगली खबर छपरा से, जहां पुलिस ने फर्जी अपहरण कांड का खुलासा कर दिया। एसपी ने बताया कि 22 अगस्त को गहना व्यवसायी सचिन 25 लाख के सोने के साथ फर्जी लापता के केस को थाने में दर्ज करवाया था। हालांकि पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे बहुत बड़ी साजिश बताया। स्पेशल टीम के नेतृत्व में सीसीटीवी फुटेज और जांच करते हुए सचिन को गुजरात के जामनगर से पकड़ लिया गया। इस नाटक में पत्नी के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। पुलिस ने सचिन के पास से 250 ग्राम सोना, 3 लाख रुपए कैश, 3 मोबाइल फोन बरामद किए। हालांकि पुलिस ने कारोबारी पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। वाया पटना कटिहार होते हुए जामनगर पहुंच गया। फिर हम लोगों ने कुछ दिनों तक इनको छोड़ दिया। इनकी पत्नी इनके लगातार संपर्क में थी, फिर भी इनके परिजन आके लगातार अपहरण का आरोप लगा रहे थे कि अपहरण हो गया और पुलिस नहीं बरामद कर पा रही है। ये हम लोग को सच्चाई पता था। फिर हमने एसआईटी टीम भेजकर इनको जामनगर से रिकवर कराया। जामनगर से राजकोट चले गए थे, फिर जामनगर आए तो फिर इनको हिरासत में लिया गया, रिकवर किया गया। खबर गोपालगंज से है। गोपालगंज में शराब से भरा पिकअप NH 27 किनारे पलट गया। हादसे में बोलेरो पिकअप चालक की मौत हो गई। घटना सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के ढेहा सुपौली गांव के पास की बताई जा रही है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। बताते हैं आपको कि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से 1049 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। खबर नवादा के रो प्रखंड के विजयनगर गांव की है, जहां डायल 112 की टीम पर ग्रामीणों ने जमकर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान रोड़ेबाजी में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं पहुंची। जानकारी के अनुसार रिक्शा चालक और यात्री के बीच किराए को लेकर झगड़ा हुआ। सूचना पर पहुंची गाड़ी जब आरोपी को पकड़कर ले जाने लगी तो गांव वालों ने टीम पर ईंट से पत्थर से हमला कर दिया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है।
और अब खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस ने बीजधारी थाना में पिछले दिनों हुए नाइट गार्ड हत्या मामले में एक्शन में आई है। पुलिस ने आरोपी हरेंद्र राय और उजित राय के घर डुगडुगी बजाकर और माइक से प्रचार कर इश्तेहार चिपकाया। बीजधारी थाने के थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ आरोपी के घर पहुंचे, माइक से प्रचार करते हुए जल्द से जल्द सरेंडर करने की चेतावनी भी दी है और साथ ही इश्तेहार चिपकाते हुए परिवार वालों को भी इसकी जानकारी दी। वहीं बाढ़ अनुमंडल की थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। नगर परिषद के चेयरमैन संजय कुमार के घर के बगल में स्कूल के बाहर दो पक्ष आपस में ही विवाद करने लगे। विवाद में एक पक्ष की ओर से 4 राउंड फायरिंग भी की गई। जानकारी के अनुसार स्कूली बच्चों के बीच लड़ाई को लेकर परिजनों ने फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। और अगली खबर रोहतास से सामने आ रही है। रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के एनएच पर पुलिस ने 2 तस्कर को 74 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई की और पाली रोड पर गाड़ी से 2 अभियुक्त को गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। जब्त गांजे की कीमत 15 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। के द्वारा विधिवत छापेमारी कर NH2 स्थिति लक्ष्मी TVS शोरूम के सामने पाली रोड जाने वाली मोड़ पर एक सेंट्रो कार से कुल 73 kg मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया था। उक्त कारोबार में शामिल 2 अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया था। और अगली खबर दानापुर से, जहां फुलवारी शरीफ का रहने वाला मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू उत्तर प्रदेश के पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। सोनू पर 2 RPF जवान की हत्या, शराब माफियाओं के अपहरण जैसे कई संगीन मामले उत्तर प्रदेश और बिहार में दर्ज थे। जानकारी के अनुसार ट्रेन में शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के सर्च अभियान चला रहे 2 जवान को मोहम्मद जाहिद और उसके साथी ने ट्रेन से फेंक कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। पुलिस मोहम्मद जाहिद को उसके साथी के साथ गिरफ्तार करके ले गई। आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पुलिस पर गोलीबारी की, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद जाहिद को गोली लग गई। हालांकि पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने जाहिद को मृत घोषित कर दिया। मृत के परिजन पुलिस पर फर्जी तरीके से एनकाउंटर करने का आरोप लगाते हुए मामले की सख्ती से जांच की मांग कर रहे हैं। कहाँ से ले गए थे? घर से ले गया है, जहाँ रहता है वही घर से ले गया। और यूपी में है? हाँ, वहाँ ले जाके मार दिया। उसके ऊपर बताया जा रहा है कि 1 लाख का इनाम है। हाँ। कहाँ कोई बिहार पुलिस पटना में कहाँ दिखलाया गया कि 1 लाख इनाम है? और हम जिला प्रशासन में है, हमको तो ये सब न्यूज तुरंत मिल जाएगा कि हाँ फलना फलना पे इनाम है। आखिर क्यों ऐसा किया गया? ये मुस्लिम जाति का मामला है, सिर्फ मुस्लिम जाति का। मुस्लिम जाति कोई बच्चा के पकड़ के ले मार के फेंक दो। बात यही है कि मेरा देवर सब्जी का काम करते थे, उनको पटना से उठा के ले गया है यूपी पुलिस, और ले जाकर मुसलमान के नाम पर इनकाउंटर कर दिया गया है। वो ये सब काम में नहीं थे, वो ये सब काम नहीं जानते थे, लेकिन एक से एक देखा जा रहा है कि केस ठोक दिया गया है। शराब तस्करी ये वो सब लाद दिया गया उनके पे। ये सब नहीं करते? नहीं, ये सब काम नहीं करते थे वो। क्या नाम था? मेरे देवर का नाम था जाहिद उर्फ सोनू। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि इसका है मुसलमान के नाम पे जो इनकाउंटर किया गया, इसका है जांच पड़ताल किया जाए। जी, इंसाफ होना चाहिए। जी। बगहा के रामनगर में पुलिस हत्या में फरार आरोपी मोहम्मद आमिर के घर पुलिस पहुंची। जानकारी के मुताबिक आरोपी पूर्व जेडीयू नेता शेख गुड्डू के बेटे की हत्या मामले में फरार है। हालांकि मामले में शामिल 4 आरोपी जेल में है और मोहम्मद आमिर पुलिस को चकमा देकर के वहां से भाग गया था, जिसके बाद पुलिस बैंड बाजे के साथ आरोपी के घर पे पहुंची है और उसके फरार होने की जानकारी दी और सरेंडर नहीं करने पर घर की कुर्की करके कार्रवाई करने के लिए नोटिस चिपका दिया। वहीं मेघालय में देश की रक्षा करते हुए शहीद जवान सुमन कुमार के शव को उनके गांव लाया गया। शहीद के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही परिवार के साथ पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। शहीद जवान को भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर BSF के अधिकारी और जवानों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी देते हुए अंतिम विदाई दी गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। मेघालय के पुरी में बांका के लाल सुमन कुमार सोना BSF जवान देश की रक्षा करते हुए
शहीद हो गए, जिसके बाद आज पार्थिव शरीर बांका लाया गया। पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही गांव में मातम फैल गया और अभी बीएसएफ जवान के पार्थिव शरीर को भागलपुर के बरारी गंगा घाट दाह संस्कार के लिए लाया गया है और यहाँ पर बीएसएफ की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तमाम जो परिवार हैं वो शोक में डूबे हुए हैं। कल रात में लगभग 11 बजे 1 बजे लगभग पहुंचा। बहुत दुखद घटना हुआ। हम लोग जितना पूरा गांव उसके स्वागत में रहे, लेकिन दुख की बात सर ये है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, जबकि उसको कॉल करके बताया गया ऐसा ऐसा बात है, फिर भी मिलने के लिए नहीं आए। जो पीड़ित परिवार हैं उनका कहना है कि जिस तरह से देश के रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान सुमन कुमार ने दिया है, ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंचे। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। उनकी सफल यात्रा को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार ने निवेश पर दोनों देश के बीच हुई निर्णय का स्वागत किया और कहा कि बिहार के लोग भी प्रधानमंत्री के यूएस दौरे के बाद हुई घोषणाओं और उससे उत्पन्न होने वाले अवसर से उत्साहित हैं। और झारखंड में निर्वाचन आयोग की मैराथन बैठक के बाद चुनाव के तारीखों की स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने भरोसा दे दिया है कि राज्य में चुनाव समय पर ही होगा। जल्द ही इसकी घोषणा भी की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जी जान से जुटी हुई हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ी तैयारी की जा रही है। राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद निर्वाचन आयोग की टीम ने रांची में मंगलवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। मैराथन बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड में समय पर विधानसभा चुनाव कराने की बात कही है। कल वहाँ का चुनाव है, उसके बाद में हम लोग परसों से महाराष्ट्र की विजिट पर जा रहे हैं। उसके बाद बैठ के डिसाइड करेंगे और समय से चुनाव कराएंगे। झारखंड में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। सोमवार को सर्वदलीय बैठक में ज्यादातर पार्टी के प्रतिनिधियों ने 15 नवंबर के बाद चुनाव कराने की राय रखी थी। जेएमएम और बीजेपी ने कम चरणों में वोटिंग कराने की सलाह दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा था कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है। लिहाजा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव के समय बॉर्डर को सील किया जाएगा। अगल बगल किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का उपद्रव या अशांति नहीं होगी। जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स को सील करेंगे, उनमें टीम्स बैठाएंगे। कोई भी अगल बगल के किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी उनको ताकीद की गई है। चुनाव में राजनीतिक दलों के पक्ष में किसी भी अधिकारियों की गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों को बराबर का हक मिलेगा। आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन दिया है। किसी भी पार्टी का पक्ष लेते हैं तो कमीशन विल कम डाउन वेरी वेरी हैवीली, यानी उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे अगर किसी ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करने में किसी की भी मदद करने के लिए कोई भी कार्य। साल 2019 में 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच 5 चरण में चुनाव हुए थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भरोसा दिया है कि महाराष्ट्र में भी चुनाव है। महाराष्ट्र दौरे के बाद तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी और झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। रांची संवाददाता निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना एम्स के डायरेक्टर गोपाल कृष्ण पाल के बेटे को पटना से फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल इस तहत बता दें आपको कि इस तरह का सर्टिफिकेट मूल निवास स्थान से जारी होता है, लेकिन पटना के फुलवारी शरीफ अंचल से यह सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। यह फर्जी सर्टिफिकेट पटना एम्स के पते से जारी कर दिया गया है, जहां उनका कार्यस्थल है, जबकि गोपाल कृष्ण पाल का मूल आवास स्थान उड़ीसा का है।
इस सर्टिफिकेट के आधार पर डायरेक्टर के बेटे ने गोरखपुर एम्स में माइक्रोबायोलॉजी में ओबीसी कैटेगरी के तहत नामांकन भी ले लिया है। न्यूज 18 ने जब इस मामले की छानबीन की तो यह बात सामने आई कि पिछले 10 सितंबर को उनका सर्टिफिकेट रद्द भी कर दिया गया था। मामले का खुलासा होने के बाद पटना के डीएम ने इस पूरे मामले की इंटरनल जांच का आदेश दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक और सीईओ डॉक्टर कृष्ण पाल के बेटे से जुड़ा हुआ एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उनके बेटे को ओबीसी और एनसीएल प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जो ये ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसमें प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन जो ये आप देख रहे हैं, इसी अंचल कार्यालय से वो सर्टिफिकेट जारी किया गया है। और अब तक ये प्रक्रिया, इस तरह की प्रक्रिया में जो नेटिव लैंड होता है यानी जहां पैतृक आवास रहता है वहां से सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। लेकिन एक बड़ी चूक, एक बड़ी गलती और एक बड़ी लापरवाही पटना के इस फुलवारी ब्लॉक से हुई है और आनन फानन में डॉक्टर कृष्ण पाल के जो बेटे हैं उनको यहीं से ओबीसी सर्टिफिकेट दे दिया गया, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दे दिया गया। उसको हमने निकाल के कर्मचारी को दे देते हैं और उसके बाद वो फील्ड रिपोर्ट कर, मतलब जो भी अपना जांच रिपोर्ट करता है वो अपलोड करके होता है तो फिर उसका साइन होता है। उसमें वेरिफिकेशन नहीं होता है। वही बोले ना कि वो कर्मचारी जो बेसिकली वोटर आई कार्ड वगैरह सब लगा हुआ था शायद उसमें, तो सब कर्मचारी रिपोर्ट करता है उसके बाद फिर होता है। डॉक्टर कृष्ण पाल के बेटे जो डायरेक्टर, उनके बेटे को जो सर्टिफिकेट जारी किया गया ओबीसी का, वो कैसे जारी कर दिया गया? एक बड़ी चूक फिर से राजधानी पटना में ये बात सामने आई है और अब देखना होगा इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद कौन से कर्मचारी और अधिकारी कार्रवाई की जद में आते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट मामले की जांच के लिए एक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक समिति का गठन कर दिया है। इस समिति को 1 सप्ताह के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इसी बीच राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नव नियुक्त चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र आज करेंगे शपथ ग्रहण। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिलाएंगे शपथ। तो 10:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को ट्रांसफर करते हुए झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। राज्य से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नव नियुक्त चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र आज शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शपथ दिलाएंगे। 10:30 बजे ये कार्यक्रम होने वाला है। बता दें आपको कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ये भी जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को ट्रांसफर करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गोपालगंज की 3 महिला क्रिकेटर ने बिहार की अंडर 19 टीम में अपनी जगह बनाकर जिले के नाम को रोशन कर दिया है। खुशबू गुप्ता, ममता पटेल, बेबी रोजी 1 अक्टूबर को चेन्नई में छत्तीसगढ़ के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगी। पिछले सप्ताह पटना में आयोजित ट्रायल के दौरान जिले के बरौली में स्थित फलक क्रिकेट एकेडमी से खुशबू और ममता ने बल्लेबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि बेबी रोजी ने तेज गेंदबाजी में अपनी छाप छोड़ी। ट्रायल के दौरान उनके प्रदर्शन को देखकर चयनकर्ताओं ने उन्हें बिहार टीम में शामिल करने का निर्णय ले लिया। एकेडमी से मैं ट्रेनिंग ली हूँ और पहली बार राज्य स्तर पर मुझे मौका मिला है, तो इसके लिए जो डायरेक्टर सर हैं, फैज सर, उन्हें बहुत उत्साह है। यहाँ तक कि घर के लोगों, गांव के लोग, उन लोगों को भी बहुत उत्साह है और आगे सोचेंगे हम इससे भी बेहतर करें, जो मुझे आगे और चांस मिले। बहुत अच्छा लग रहा है। पहला मैच 1 तारीख से चेन्नई में, चंडीगढ़ से। पहली मैच के लिए ये तैयारी हो रही है कि अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जाके हम लोग मैच जीतें और अच्छे से खेलें। मैं एनसीए और जर्सी एनसीए दोनों कैंप कर चुकी हूँ। अभी जो प्लेयर तीनों 19 में इनका सिलेक्शन हुआ है, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर है और इनको मैं सीनियर के तौर पे कुछ प्रशिक्षण देती हूँ। तीनों खिलाड़ियों के चयन पर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। खुशी की लहर तमाम जिले में दौड़ गई है। जिले के तमाम खेल प्रेमी लोग इन लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और साथ ही यहाँ की आधे दर्जन से ज़्यादा लड़कियाँ बिहार स्टेट पहले भी खेल चुकी है, एनसीए जेसीए का भी सफ़र कर चुकी हैं और गोपालगंज जिला आज क्रिकेट का हब बन चुका है।
भागलपुर के नवगछिया को कोयलांचल भी कहा जाता है, लेकिन इस बार आई बाढ़ ने केले के किसान का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। केले के खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। पेड़ों में लगे केले के गोंद पानी के कारण गिर चुके हैं। आपको बता दें कि किसान किसी तरह गिरे हुए पेड़ों से केले को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे किसान को मुताबिक माने तो इस बाढ़ के कारण 5 लाख का नुकसान हुआ है। बड़े किसानों को भी बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है। किसानों की अगर माने तो किसानों ने सरकार से लगातार मुआवजे की मांग की है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। अभी हमें नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ बाढ़ ने जो है काफी त्रासदी मचाई है, और सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर हुआ है तो वो केला के किसानों पर हुआ है। केला की पूरी खेती जो है बर्बाद हो चुकी है। केला गाछों में लग चुका था, लेकिन जो बाढ़ आई है उसके कारण पूरा गाछ सड़ गया, और सड़ने के बाद जो है फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। नुकसान तो 5 लाख का हो गया आपको एक आदमी को? जी। पूरा अगर क्षेत्र में जोड़े तो काफी हो गया। काफी क्या कर रहे हैं अभी? किसी तरह से निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन निकलेगा, पानी से फंसा हुआ है सब। कोई सरकार के तरफ से मदद ही है सब? सरकार के तरफ से मदद होगा तब तो हो ही जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक काफी परेशान है। तब कैसे लगाए थे? क्या कर्जा उर्जा या कर्जा लेके लगाए थे? बहुत परेशानी है। क्या फसल पूरा खत्म हो गया? होता है हाँ, पूरे खत्म हो गया। कोई देखने आया क्या? कोई नहीं। कितना का नुकसान हो गया? लगभग करीब 5 लाख के। कि केला के किसान जो है वो काफी परेशान है। पूरा केला जो है खराब हो चुका है, और जितना पेड़ लगा हुआ था अब गिरने की कगार पर है। लेकिन जो मदद सरकार की ओर से मिलनी चाहिए अभी तक नहीं मिली है, और केला के किसान मायूस हैं। वहीं दुर्गा पूजा में इस बार केला जो बिहार के साथ साथ अन्य प्रदेशों में जाता था वो भी नहीं जा पाएगा, और केला के दामों में काफी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आशीष रंजन, न्यूज। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची से कई जिलों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। आज और कल हो सकती है बारिश। झारखंड में भी देखने लगा है, बंगाल की खाड़ी में बारिश के आसार बनने लगे हैं। बता दें आपको कि झारखंड में भी और बंगाल की खाड़ी में भी निम्न दबाव के आसार बनने लगे हैं। संथाल और कोल्हान में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको राज्य से बता रहे हैं, कई जिलों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। आज और कल बारिश हो सकती है झारखंड में भी, और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर अब दिखने लगा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।